हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2025 का मोस्ट एक्सपेक्टेड 6000 MCQ जो है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर आपके 20 में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, अतिकालक निबंध में से किस संहिता ग्रंथ का योगदान है। तो अतिकालक निबंध में किस संहिता ग्रंथ का योगदान है। ऑप्शन है कश्यप संहिता, ऑप्शन बी है भाव प्रकाश, ऑप्शन सी है अष्टांग हृदय और ऑप्शन डी है हारित संहिता। तो इसका आंसर आप लोग को देना है। तो अतिकालक निबंध में कश्यप संहिता का योगदान है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक के अनुसार भिन्न गात्र लेप संश्लिष्ट गुणदर्शी प्रवर्तनम एवं कफ गंधग्राही चाग्न्य यह लक्षण निबंध में किसने बताया है। ऑप्शन ए है लिहासय में अनह का, ऑप्शन बी है ये निम्न है, निबंध है, निबंध बार बार हो गया था। ठीक है, तो निम्न में से किसने बताया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, लिहाशय अनह का, कफज ग्रहणी का, श्लेष्मण संतृप्त अपान का, और ऑप्शन डी है आपका बी एंड सी दोनों। तो चरक के अनुसार भिन्न गात्र लेप संश्लिष्ट गुणदर्शी प्रवर्तनम एवं कफ गंधग्राही चाग्म्य यह लक्षण निम्न में से किस में बताए गए हैं। ठीक है, लिहाशय अनह, कफ ग्रहणी, कफज ग्रहणी हो गया, श्लेष्म संतृप्त अपान। तो आपका कफज ग्रहणी व श्लेष्म संतृप्त जो अपान है उसमें जो है यह लक्षण बताए गए हैं। तो दोनों आंसर जाएगा बी एंड सी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चरक वृत्त अनुसार निम्न में से कौन सा पित्तज प्रमेह का एक प्रकार है। तो ये बार बार गलती से निबंध हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लेना। वैसे तो आप समझ जा रहे हो। निम्न में से, चरक अनुसार निम्न में से कौन सा पित्तज प्रमेह का एक प्रकार है। ऑप्शन ए है वसा में है, ऑप्शन बी है शुक्र में है, ऑप्शन सी है काल में है, और ऑप्शन डी है इच्छु में है। तो निम्न में से कौन सा चरक अनुसार, ठीक है, तो चरक आवृत अनुसार निम्न में से कौन सा पित्तज प्रमेह का एक प्रकार है। तो काल में ही जो है वो आपका पित्तज प्रमेह का प्रकार है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शत के अनुसार दोषों के आधार पर विभिन्न प्रकार के स्वेदन कर्म का विविध प्रयोग के संबंध में, तो यहाँ पे आपका बताया गया है विभिन्न प्रकार के जो स्वेदन कर्म है उसको यहाँ पे आपका इंडिकेट किया गया है। तो इसका आंसर आपको देना है। तो बताइए कौन सा आपका आंसर सही होगा। एक मिनट, मैं क्वेश्चन थोड़ा दोहरा देता हूँ आप लोगों के लिए।
ठीक है। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे अपन आंसर आपका जो जाएगा, ठीक है, कि जो आपका यहाँ पे सही कथन अपने को छांट के लिखना था ना, ठीक है। तो पहला आपका जैसे कि ताप श्वेत जो है श्लेष्मग्न होता है, ठीक है, सही आंसर है। इसके अलावा आपका जो उपनयन श्वेत होता है वो वातग्न होते हैं, और आपका जो रुक्ष श्वेत जो होता है वो क्या है, पित्त संसृत वात के लिए होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आंसर जाएगा यहाँ पे। तो दोषानुसार श्वेत जो है वो आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार से इसका आंसर है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर, सॉरी थोड़ा सा एक कॉल आ गया था मेरे को, इसी वजह से। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्यप के अनुसार निम्न में से किस हेतु से बालक में क्षीरअल्सर व्याधि होती है? तो इसका आंसर आपको देने हैं। तो निम्न में से किस हेतु से बालक में क्षीरअल्सर व्याधि होती है? ऑप्शन है त्रिगुण दोष सत्वपातन, ऑप्शन बी है रेवती ग्रह आक्रांत, ऑप्शन सी है कुल प्रकृति, और ऑप्शन डी है दंतोद्गम। तो कश्यप के अनुसार निम्न में से किस हेतु से बालक में क्षीरअल्सर व्याधि होती है? तो रेवती ग्रह से आक्रांत होने के कारण बालक में क्षीरअल्सर व्याधि होती है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका बोला गया है, फेबिकेशन का मतलब है जब अध्ययन में प्राप्त डेटा को बदल दिया जाए या उसके साथ छेड़छाड़ किया जाए। सेकंड आपका कथन बोला गया है कि फॉल्सिफिकेशन, मिथ्याकरण का अर्थ है वह परिणाम जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से गैर मौजूद कल्पनात्मक या पकाए गए डेटा की शामिल करते हैं। उपरोक्त दोनों कथनों का अवलोकन करके नीचे दिए गए
विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन बी है दोनों कथन असत्य है, ऑप्शन सी है पहला सत्य है दूसरा असत्य है, और ऑप्शन डी है पहला गलत है दूसरा सही है। तो देखो, फेविकेशन का मतलब है जब अध्ययन में प्राप्त डेटा को बदल दिया जाए या उसके साथ में छेड़छाड़ किया जाए, तो ये तो कथन गलत है। इसके अलावा आपका बोला गया है कि फॉल्सिफिकेशन का अर्थ होता है वह परिणाम जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से गैर मौजूद कल्पना या पाए गए डेटा की को शामिल करते हैं, तो ये भी कथन गलत है। तो दोनों कथन गलत है। आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगेन दो स्टेटमेंट है। कश्यप के अनुसार स्तन कीलक होने पर सर्वप्रथम घृत पान देकर चिकित्सा करें। सेकेंड कथन है आपका, कश्यप के अनुसार दुष्प्रजाता और भृश व्याधि पीड़ित माता से उत्पन्न शिशु लेपन कर्म के लिए अयोग्य है। तो उपरोक्त कथनों का अवलोकन करके नीचे दिए गए विकल्पों को चुनिए। ठीक है, सही उत्तर को चुनना है। दोनों कथन सही, दोनों कथन गलत, पहला सही दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही। तो देखो, कश्यप के अनुसार स्तन कीलक होने पर सर्वप्रथम घृतपान चिकित्सा कराना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट देखो, कश्यप के अनुसार दुष्प्रजाता और भृश व्याधि से पीड़ित माता से उत्पन्न शिशु लेपन कर्म के लिए अयोग्य है। ये लेहन कर्म है, सुधार लेना, तो लेहन कर्म के लिए अयोग्य है। तो आंसर क्या आ जाएगा? पहला कथन सही दूसरा कथन गलत। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। आपके दो सूचियां दिए गए हैं, उसको आपको मिलाना है। पहला आपका सूची में दिया गया है चित्रक भल्लातक, ठीक है। अब इसके अलावा सोमराजी और बकुल पुष्प। सेकंड सूची में आपका दिया गया है अपामार्गछार, चित्रक, चक्रमर्द, कलहार। तो आपको देख लो अच्छे से कौन सा आंसर आपका सही होगा। चार ऑप्शन है आपके, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं बोलूँगा, ठीक है। आप देखो और अपने अनुसार आंसर को जो है चैट बॉक्स में पुट अप करो, लाइव चैट बॉक्स में। तो यहाँ पे देखो, जो पहला है चित्रक जो है, तो चित्रक जो है वो क्या है? अपमार्गछार। भल्लातक जो है वो आपका क्या आ जाएगा? तो भल्लातक आपका चित्रक, ठीक है। सोमराजी, सोमराजी जो होता है उसके लिए चक्रमर्द, और बकुल पुष्प जो है उसका आपका जो है कलहार, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? थर्ड आंसर जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए जो आपका अजसन एंड रीजन है उसके रूप में आपको बताना है। पहला अजसन दिया गया है चरक के अनुसार स्नेहपान किए हुए व्यक्ति में तुरंत शिरोविरेचन नहीं कराना चाहिए। रीजन बताया गया है वह का श्वास एवं प्रतिशय को उत्पन्न करता है। आपको वही चार ऑप्शन है आपके। पहला अजसन रीजन सही है, रीजन अजसन की सही व्याख्या करते हैं, अजसन रीजन सही है किंतु रीजन अजसन की सही व्याख्या नहीं करते हैं, अजसन सही है पर रीजन गलत है, अजसन असत्य है पर रीजन सही है। बताओ। चरक अनुसार स्नेहपान किए हुए व्यक्ति में तुरंत शिरोविरेचन नहीं कराना चाहिए, तो बिल्कुल सही है अजसन। तो यहाँ पे रीज़न दिया गया है क्योंकि का श्वास प्रतिशय को उत्पन्न करता है, तो ये जो रीज़न है ना वो गलत है, ठीक है। तो अजसन सही, रीज़न गलत। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानस प्रकृति के राजस सत्व में आचार्य कश्यप ने किस प्रकृति को अतिरिक्त बताया है? ऑप्शन ए है सर्प सत्व, ऑप्शन बी है यक्ष सत्व, ऑप्शन सी है शाकुन सत्व, और ऑप्शन डी है आयुर सत्व। तो मानस प्रकृति के राजस सत्व में आचार्य कश्यप ने किस प्रकृति को अतिरिक्त बताया है?
यक्ष सत्व को अतिरिक्त बताया। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अजा क्षीर लघु गुण होने के कारण मतलब ओजा क्षीर का लघु गुण होने का क्या कारण है। पहला यहाँ पे आपका दिया गया है कि यह ज़्यादा शरीर गतिविधि यह जो है ज़्यादा शरीर गतिविधियाँ करती हैं। सेकंड डी बोला गया है यह ज़्यादा मात्रा में पानी पीती है। थर्ड आपका सी बोला गया है यह कटु तिक्त रस प्रधान आहार का सेवन करती है। और डी बोला गया है यह कम मात्रा में पानी पीती है। तो 4 ऑप्शन है, ए बी सही उत्तर को अपने को बताना है कि अजय क्षीर का लघु होने का कारण क्या है। ए बी सही है, ए बी सी डी सही है, ए सी डी सही है, सी डी सही है या सी डी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है। देखो शारीरिक गतिविधि होने के कारण जो है वो अजा का जो क्षीर होता है वो लघु होता है। पहला कथन तो सही है। ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो नहीं, ये गलत है। कटु तिक्त रस प्रधान आहार का सेवन करते हैं इस वजह से होता है तो ये भी सही है। इसके अलावा कम मात्रा में पानी पीते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए सी डी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए गए 2 कथन हैं। पहला आपका बोला गया है 2 कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है गोपालन के हाइपोथेसिस के अनुसार प्रोभुज ऊर्ज कुपोषण के संदर्भ में सही वाक्य को बुने। तो पहला कथन यहाँ पे बोला गया है पोषणजन्य मरस्मस कुसुमयोजन की चरम डिग्री का परिणाम हो सकता है एवं कशेरुकाओं समयोजन का परिणाम है। और सेकंड कथन बोला गया है कशेरुकाओं फ्री रेडिकल की अंतिम उत्पत्ति एवं सुरक्षात्मक तंत्र के टूटने का परिणाम है। तो नीचे दिए गए उपयुक्त कथन में से सही कथन को अपने को छांटना है। वही 4 ऑप्शन है आपका, दोनों सही दोनों गलत, पहला सही दूसरा गलत दूसरा सही, पहला और दूसरा दोनों सही नहीं। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है, गोपालन के हाइपोथेसिस के अनुसार प्रभुजन ऊर्जा कुपोषण के संदर्भ में सही वाक्य है तो पोषणजन्य मरस्मस कुसुमायोजन की चरम डिग्री का परिणाम हो सकता है एवं कशेरुकाओं का समयोजन का परिणाम है, तो ये आपका सही है। दूसरा बोला गया कशेरुकौर फ्री रेडिकल की अंतिम उत्पत्ति एवं सुरक्षात्मक तंत्र के टूटने का परिणाम है, तो ये आपका गलत है। तो पहला सही, एक मिनट रुको, पहला क्या बोला गया है, पोषणजन्य मरस्मस कुसुमायोजन की चरम डिग्री का परिणाम होता है। नहीं, ये चरम डिग्री का परिणाम नहीं होता है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा बोला गया आपका फ्री रेडिकल की उत्पत्ति एवं सुरक्षात्मक तंत्र के टूटने का परिणाम है, तो ये सही है। ठीक है, तो पहला कथन असत्य है और दूसरा सही है, तो थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा ज़्यादा ही हिंदी हो गया, अगले बार से मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश टर्म को भी मैं ऐड कर दूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत मतानुसार षडधर योग किस अवस्था में निर्दिष्ट है। ऑप्शन ए है अमाशयगतवात, ऑप्शन बी है पक्वाशयगतवात, ऑप्शन सी है वस्तिगतवात और ऑप्शन डी है शुक्रगतवात। तो सुश्रुत के अनुसार षडधर योग किस अवस्था में निर्दिष्ट है। तो अमाशयगतवात में जो है आपका षडधर योग जो है वो निर्दिष्ट है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से सही शोधन द्रव्य का चयन कीजिए चरक मत अनुसार। पहला सिद्धार्थक स्नान कुष्ठ में, फिर इसके बाद में बोला गया है बहु शोधुत च उत्तर भक्तिकम राज्यक्षमा लंघन वातजपस्मार पंचगव्यगृत हृदय रोग, इसके अलावा आपका गंडिराग्य रिष्ट वात व्याधि। तो सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है ए सही कथन का चयन कीजिए, ऑप्शन ए है ए बी,
ऑप्शन बी है सी डी, ऑप्शन सी है डी सी और ऑप्शन डी है ए डी। बताओ। तो सिद्धार्थक स्नान कुष्ठ में बताया गया है, ये तो कथन सही है। इसके अलावा बहु शोधर्थ च उत्तम भक्तिकम, ये राजस्वमा के लिए बोला गया है, ये भी कथन सही है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? पहला। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कश्यप के अनुसार डैश दह वर्णम निम्न में से किस व्याधि में मिलते हैं? ऑप्शन ए है अल्सक, ऑप्शन बी है पांडु, ऑप्शन सी है तिसार और ऑप्शन डी है कंडू। सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है अल्सक, ऑप्शन बी है पांडु, ऑप्शन सी है अतिसार, ऑप्शन डी है कंडू। बताइए। तो कश्यप के अनुसार डैश देह वर्णम, तो अतिसार देह वर्णम। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में मिलान कीजिए सुश्रुत के अनुसार। तो यहाँ पे आपका पहला सूची में बोला गया है जलौकावचरण, ठीक है। तो जलौकावचरण बोला गया है त्वक स्थित रक्त दुष्टि, इसके अलावा प्रच्छान कर्म, अंग व्यापक रक्त दुष्टि, सीरावेधन, पिंडित रक्त दुष्टि, श्रृंगलाबू का प्रयोग, अवगाढ़ रक्त दुष्टि। सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इनको मैं बोलूँगा नहीं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। ये जलौका है, प्रच्छान है, सीरावेधन है, ठीक है, अलाबू है। इनमें रक्त दृष्टि के अनुसार अपन जो कर्म कराते हैं, कौन से रक्त दृष्टि में कौन सा चीज़ का प्रयोग करते हैं, वो आपको बताना है। तो जो जलौका होता है उसमें अपन क्या करते हैं, तो अवगाढ़ रक्त दुष्टि में प्रयोग करते हैं। तो जलौकावचरण कब कराते हैं, तो अवगाढ़ रक्त दुष्टि में। इसी प्रकार प्रच्छान कर्म कब करते हैं, तो प्रच्छान कर्म जब पिंडित रक्त दुष्टि होता है तब प्रच्छान कर्म करते हैं। इसके अलावा सीरावेधन कब करते हैं, तो सीरावेधन अंग व्यापक रक्त दुष्टि में। तो अंग व्यापक रक्त दुष्टि में सीरावेधन करते हैं। और श्रृंगलाबू का प्रयोग कब करते हैं, तो त्वचागत जब रक्त दुष्टि है तब करते हैं। तो देख लो, पहला आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा अस्मरी का पूर्व रूप नहीं है? सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा अस्मरी का पूर्व रूप नहीं है? इसका आंसर आपको देना है। वस्ती पीड़ा, आरोचक, मूत्रकृच्छ, मूत्राघात। सही उत्तर का अपने को चयन करना है। बताइए। नो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो कौन सा नहीं है आपका? तो आपका मूत्राघात। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य चरक के अनुसार सीरीज बीज निम्नलिखित में से किस कर्म के लिए उल्लेखित हैं? ऑप्शन ए है वमन, ऑप्शन बी है शिरोविरेचन, ऑप्शन सी है विरेचन और ऑप्शन डी है स्थापन। तो सही उत्तर का चयन करना है अपने को। आचार्य चरक के अनुसार सीरीज बीज निम्नलिखित में से किस कर्म के लिए उल्लेखित है? तो आचार्य चरक के अनुसार सीरीज बीज जो है वो शिरोविरेचन के लिए उल्लेखित है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत के अनुसार अशस्त्रकृत नेत्र रोग कितने हैं? 9, 10, 12, 14। सुश्रुत के अनुसार अशस्त्रकृत नेत्र रोग कितने हैं? इसका आंसर आपको देना है। तो सुश्रुत के अनुसार अशस्त्रकृत नेत्र रोगों की संख्या कितनी है? 12 है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना है, ठीक है।
तो द्वितीय मास, तृतीय मास, चतुर्थ मास, पंचमास यहाँ पे दिया गया है। सर्वेंद्रिय, सर्व अंगवयव, मास शोणित उपचय, बलवर्ण उपचय, घन संजायते। तो इसको आपको मिलाना है। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करते चलो। अब तो प्रथम मास में क्या होता है, तो प्रथम मास में घना संजायते हैं, सॉरी प्रथम बोलता हूँ, द्वितीय मास में क्या होता है, घना संजायते हैं। इसके बाद में तृतीय मास में क्या लक्षण है, तो तृतीय मास का जो लक्षण है वो है आपका सर्वेंद्रिय सर्व अवयव उत्पत्ति। ठीक है, तो सर्वेंद्रिय सर्व अवयव उत्पत्ति। फिर पंचम मास का क्या लक्षण है, तो पंचम मास का लक्षण है आपका मास शोणित उपचय। तो मास शोणित उपचय ये क्या है, पंचम मास का लक्षण। और छठे मास का लक्षण क्या है, तो छठे मास का लक्षण है आपका बल वर्ण उपचय। तो आंसर क्या जाएगा आपका, थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए गए डायग्नोस्टिक जांच में से कौन सी जांच स्त्री बंधत्व के लिए इस्तेमाल होती है। ऑप्शन है डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, ऑप्शन बी है फॉलिकुलर स्टडी, ऑप्शन सी है हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी, और ऑप्शन डी है PAP स्मीयर, ये पैप स्मीयर। तो ये मतलब आपके ABCD है। फिर नीचे में इसके विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि पहला का डी, केवल डी है, बी का ABC है, थर्ड आपका AD है, या फिर फोर्थ में BCD है। तो कौन सा जो है आपका स्त्री बंधत्व में जांच में इस्तेमाल होने वाला उपयोगी जो है आपका तकनीक होगा। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो देखो, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी जो है अपन प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो बताया गया है और क्या है आपका फॉलिकुलर स्टडी भी अपन कराते हैं बंधत्व में, और आपका क्या है हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी भी अपन कराते हैं। तो ABC आंसर क्या जाएगा आपका, सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या बोला गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन बोला गया है अजर्सन रीजन है। तो अजर्सन रीजन में अजर्सन यहाँ पे आपका बोला गया है कि 12 वर्ष से कम अवस्था वाले बालक में औषधि का एकांतर रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। रीजन है उनके शरीर में प्राण दोष धातु बल ओज, इसके अलावा सत्वागत रूप से विद्यमान होते हैं। तो वही चार ऑप्शन है आपका, अजर्सन रीजन सही है, और रीजन अजर्सन की सही व्याख्या करते हैं। अजर्सन रीजन सही है पर रीजन अजर्सन की सही व्याख्या नहीं करता। अजर्सन सही पर रीजन गलत। अजर्सन असत्य पर रीजन सही। इसका आंसर आपको देना है। तो देखो क्या बोला गया है इसमें, पहला 12 वर्ष से कम अवस्था वाले बालक में औषधियों का एकांतर क्रम में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल अजर्सन तो सही है।
अब उसके कारण शरीर में प्राण, दोष, धातु, बल, ओज सत्वामगत रूप से विद्यमान होते हैं। तो रीज़न गलत है, ठीक है, अजर्सन सही है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वही ये सूची ए को सूची बी से आपको मिलाना है। यहाँ पे दिया गया है आपके जो क्या बोलना चाहिए, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उसके स्पेसिफिक नेम और बॉटनिकल नेम। तो इंडियन जल्पा, टूथब्रश ट्री, इंडियन ओलियडम, इसके अलावा सिलोन ओक फैमिली यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एपोसाइनेसी हो गया, कन्वोनुलेसी हो गया, सेपेंडेसी हो गया, साल्वोड्रेसी हो गया। तो देखो इंडियन जलपन किसको बोलते हैं अपन लोग, इंडियन जलपन जो होता है वो आपका क्या है, कन्वोनुलेसी फैमिली का है। टूथब्रश ट्री जो है वो आपका कौन सा फैमिली के हैं, तो साल्वोड्रेसी फैमिली के हैं। और आपका इंडियन ओलिएडर जो है वो आपका कौन सी फैमिली के हैं, तो एपोसाइनोसी फैमिली के हैं। और आपका सिलोन ओक जो है वो आपका सेपेंडेसी फैमिली के हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, बी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वात का रुक्ष गुण और दुष्ट शोणित के कारण निम्न में से कौन सा योनि व्यापद होते हैं। ऑप्शन ए है महायोनि, ऑप्शन बी है वातज योनि व्यापद, ऑप्शन सी है पुत्रग्नि और ऑप्शन डी है वामनी। तो वात का रुक्ष गुण और दुष्ट शोणित के कारण निम्न में से कौन सा योनि व्यापद उत्पन्न होते हैं। तो वात के रुक्ष गुण व दुष्ट शोणित के कारण पुत्रग्नि योनि व्यापद उत्पन्न होते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए गए दो कथन है। पहला कथन बोला गया है दोनों ओर के एड्रेनल कॉर्टेक्स के 90% से अधिक प्रगतिशील जीर्ण विनाश एडिशन व्याधि का कारण है। सेकंड कथन बोला गया है एडिशन व्याधि के बहुसंख्यक रुग्ण में एड्रेनलिन ग्रंथि की ट्यूबरकुलोसिस एवं मेटास्टेसिस अर्बुद पाए जाते हैं। तो दोनों कथन का अवलोक करके सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों कथन सही, दोनों कथन गलत, पहला सही दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही। तो देखो बोला गया है दोनों ओर के एड्रिनल कॉर्टेक्स के 90% से अधिक प्रगतिशील जीर्ण विनाश एडिशन व्याधि का कारण है। तो बिल्कुल पहला कथन तो सही है। फिर बोला गया है एडिशन व्याधि के बहुसंख्यक रुग्ण में एड्रेनलिन ग्रंथि की ट्यूबरकुलोसिस एवं मेटास्टेसिस अर्बुद पाए जाते हैं। तो दूसरा कथन गलत है। तो पहला सही दूसरा गलत। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रे टर्नर साइन लक्षण है। ऑप्शन ए है अति तीव्र अग्नाशय शोथ का, ऑप्शन बी है अति तीव्र पित्ताशय शोथ का, ऑप्शन सी है तीव्र कोलिंजाइटिस का, ऑप्शन डी है तीव्र यकृत शोथ का। तो ग्रेट टर्नर साइन लक्षण है, तो ग्रेट टर्नर साइन अति तीव्र अग्नाशय शोथ का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अष्टांग हृदय के अनुसार किस वेग धारण से अर्दित व्याधि उत्पन्न होता है। तो अष्टांग हृदय के अनुसार किस वेग धारण से अर्दित व्याधि उत्पन्न होते हैं। निद्रा वेग, छवथु वेग, तृष्णा वेग, छर्दी वेग। तो अष्टांग हृदय के अनुसार किस वेग धारण से अर्दित व्याधि उत्पन्न होते हैं। तो छवथु का वेग धारण करने से क्या है, अर्दित व्याधि उत्पन्न होते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूची ए को सूची सेकंड से मिलाना है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है एक साइड जो भी ये बोल सकते हैं जो क्रीड़ा है, मतलब जो कुमारागार है उसकी वस्तुएं, और दूसरे साइड उनकी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका क्रीड़ा भूमि जो है, क्रीड़ा भूमि, कुमारागार, कुमाराधार, क्रीडन, ठीक है। सेकंड सूची में सज्जोपकरण, घोषवंत, निशस्त्रोप, शलाका, बाल चिंतवित। तो इसको आपको आंसर करना है। देखो तो क्रीड़ा भूमि किससे रिलेटेड है आपका, क्रीमा भूमि
निशस्त्रोपल शर्करा से निर्मित है। ठीक है, तो क्रीड़ा भूमि आपका क्या है, निशस्त्रोपल शर्करा से निर्मित है। इसके अलावा अपन बात करें तो कुमारागार जो है, तो कुमारागार कैसा है, तो कुमारागार जो है वो आपका बाल चित्तवृत्त है। ठीक है, तो कुमाराधार जो है वो बाल चित्तवृत्त के अनुसार होना चाहिए। तो कुमाराधार जो है वो बाल चित्तवृत्त के अनुसार होना चाहिए। कुमारागार जो है, तो कुमारागार जो है वो आपका सज्जोपकरण होना चाहिए। और क्रीडन जो है वो घोषवंत होना चाहिए। तो क्रीडन क्या है, घोषवंत होना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे देख लो, बी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है? स्टूडेंट टी टेस्ट, एप टेस्ट, इसके अलावा विकल्सन शेन, रेक टेस्ट, एनोवा। तो कौन सा टेस्ट जो है वो आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है? तो विकल्सन शेन रेक टेस्ट जो है वो आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत संहिता के अनुसार पुरुषों में उत्तरवस्ती के लिए स्नेह की अधिक मात्रा क्या है? एक कर्ष, आधा पल, एक प्रकुंच, एक प्रशीति। तो इसका आंसर आपको देना है। कितने हैं इसका आंसर आप बताइए। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो एक प्रकुंच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रेडमैन सिंड्रोम निम्न में से किस एंटीबायोटिक के शीघ्र अंतशिराग इंजेक्शन देने से संबंधित है? तो अंतशिरागत इंजेक्शन देने से संबंधित है, सॉरी। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। क्लिंडामाइसिन हो गया, इसके अलावा वैकोमाइसिन हो गया, पैरामाइसिन हो गया, लीनेझोलिड हो गया। तो रेडमैन सिंड्रोम निम्न में से किस एंटीबायोटिक के शीघ्र अंतरशिरागत इंजेक्शन देने से संबंधित है? तो वैकोमाइसिन। मैच करते चलो अपने अपने आंसर, यानी कि आईवी इंजेक्शन देने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चक्रदत्त के अनुसार निम्नोक्त गुण की वजह से तक्र का ग्रहणी दोष चिकित्सा में उपयोग किए जाते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है आपका मतलब पहला आपका दिया गया है ए में उष्ण कषाय उष्ण विकासी वृक्ष, बी बोला गया है दीपनग्राही लघु मधुरपाकी, सी बोला गया है स्वादु अम्ल सांद्र अविदाही, डी बोला गया है कषाय शीत वैवी स्कंद। तो चक्रदत्त के अनुसार निम्नोक्त गुण की वजह से तक्र का ग्रहणी दोष चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। तो कषाय उष्ण विकासी वृक्ष गुण के कारण, इसके अलावा दीपनिग्राही लघु मधुरपाकी भी होते हैं, और स्वादु अम्ल सांद्र व अविदाही होने के कारण इसका प्रयोग जो है वो ग्रहणी दोष में किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। यहाँ पे मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जीरोप्थेल्मिया के बारे में निम्न तथ्यों का विचार कीजिए। पहला यहाँ पे बोला गया जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए के अभाव से उत्पन्न होते हैं। फिर बी बोला गया है अधिकांशतः 3 से 5 साल उम्र वाले बच्चे सामान्यतः बाधित होते हैं। फिर सी बोला गया है यह अधिकांशतः अपस्तनन से संबंधित है। और ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका स्किमिड दूध पिलाकर इसे रोक सकते हैं। और ई यहाँ पे आपको ऑप्शन बोला गया है अक्षम वर्ग में विटामिन ए का थोड़ी मात्रा में मौखिक सेवन एक प्रभावी उपयोग नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 4-5 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं जीरोप्थेल्मिया के विषय में। सही कथन को आपको छांटना है।
ABC सही, ADE सही, ABE सही, AD सही। तो देखो जीरोप्थेलमिया विटामिन ए के अभाव के कारण होता है, बिल्कुल सही कथन है। अधिकांशतः 3 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चों को होता है, ये भी सही कथन है। और यहाँ अधिकांशतः अपस्तनन, ठीक है, वेनिंग से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ABC। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से रस रत्न समुच्चय के अनुसार पारद तथा पारद के संस्कार के प्रभाव तथा चिकित्सा लाभ को यहाँ पे अपने को मिलाना है। तो संस्कार दिया गया है एक तरफ पारद का, और संस्कार का लाभ एक तरफ दिया गया है। तो देखो नियमन जो संस्कार है उससे क्या लाभ होते हैं, तो चपलत्व की निवृत्ति होती है। नियमन से क्या है, चपलत की निवृत्ति होती है। इसी प्रकार दीपन संस्कार करने से क्या होते हैं, तो दीपन संस्कार करने से ग्रासार्थी जायते, ठीक है। तो दीपन संस्कार से क्या है, ग्रासार्थी जायते। फिर इसी प्रकार बात करें जो आपको उत्थापन संस्कार है, तो उत्थापन संस्कार से क्या होता है, तो मूर्छा व्यापत्ति का नाश होता है। और पातन संस्कार से वंग आदि जो आपके संपर्क संपर्क सप्त कंचुकाग्न बताए गए हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका देख लो किसमें है, आपका ये ऑप्शन आपको थर्ड में देखने को मिल रहा है। मैच कर दे चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 2 कथन दिए गए हैं, अजसन एंड रीजन। अजसन यहाँ पे दिया गया है, चरक के अनुसार सवृक्ष कोष्ठ में वमन संवृत सुधार लेना है, संवृत कोष्ठ में वमन कर्म कराते हैं, ठीक है। तो कक्ष नहीं है, संवृत है, ठीक है। संवृत कोष्ठ में वमन कर्म कराते हैं, अजसन है। रीजन बताया गया है, ऐसा करने से मरण यानी कि मृत्यु हो सकती है। तो अजसन रीजन दोनों सत्य हैं, और रीजन अजसन की सही व्याख्या करता है। या फिर अजसन रीजन सत्य है लेकिन रीजन अजसन की सही व्याख्या नहीं करते हैं। अजसन सत्य है पर रीजन असत्य है, अजसन और रीजन सत्य है। तो बताओ, चरक के अनुसार संवृत कोष्ठ में वमन कर्म कराना मना है, ठीक है। तो संवृत कोष्ठ में जो है वमन कर्म कराना जो है वो मना है। क्यों मना है, क्योंकि मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, अजसन रीजन दोनों सत्य है, और रीजन अजसन की सही व्याख्या करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर चरक ने तैल पंचक को निम्न में से किस व्याधि में इंगित किया है। ऑप्शन ए है घृणी रोग, ऑप्शन बी है गुल्म रोग, ऑप्शन सी है अतिसार, और ऑप्शन डी है अर्श। तो चरक ने तैल पंचक को निम्न में से किस व्याधि में इंगित किया है, इसका आंसर आपको देना है। तो किस व्याधि में, गुल्म में। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृषणवत जीवा निम्न में से किस व्याधि का नैदानिक लक्षण है। ड्राउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, गोचर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो वृषणवत जीवा किस व्याधि का नैदानिक लक्षण है, इसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे आपका बताया गया है वृषणवत जो जीवा है, ठीक है। तो वृषणवत जो जीवा है वो आपका डाउन सिंड्रोम का जो है लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट आपका कथन है, सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सी कालांतर प्राणहर मर्म तत्काल मारक है। ऑप्शन ए है सीमांत मर्म, ऑप्शन बी है क्षिप्र मर्म, ऑप्शन सी है वृहति मर्म, और ऑप्शन डी है वक्ष मर्म। तो कौन सा मर्म जो है वो तत्काल मारक है।
तो आपका क्षिप्रमर्म जो है वो तत्काल मारक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक के द्रव्य को सूची 2 से मिलाना है महाकषाय से। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है वसु कुश काश। तो वसु कुश काश जो है वो आपके किस में आता है? तो यह जो है आपका मूत्र विरेचनी महाकषाय का द्रव्य है। ठीक है, तो वसु कुश काश मूत्र विरेचनी का है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो आपका शल्लकी सालमली श्रीवेष्टक ये क्या है? पुरीस विरंजनीय महाकषाय का है। द्राक्षा पीलू परूषक, तो द्राक्षा पीलू परूषक ये क्या है आपका? तो ये जो है आपका ज्वरहर का है। और तुम्ब वजूल एलवालुक, तो ये जो है आपका किसके हैं? तो ये जो है आपका वेदना स्थापन के हैं। देख लो, बी आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भाव प्रकाश के अनुसार निम्न में से कौन सा स्रोत की मछली वसंत ऋतु में हितकर है? तो निम्न में से कौन सी स्रोत की जो मछली है वो वसंत ऋतु में हितकर है? कूप, सारस यानी कि झील, नदी, चौंड्य। तो भाव प्रकाश के अनुसार निम्न में से कौन सी स्रोतस की मछली वसंत ऋतु में हितकर है? तो नदी की जो मछली है वो हितकर बताया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक अनुसार शिरोविरेचन के अति योग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है अति अर्थी, ऑप्शन बी है नासार्थी, ऑप्शन सी है संख अर्थी और ऑप्शन डी है मुख वैवर्ण। तो चरक अनुसार शिरोविरेचन के अति योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नासार्थी जो है वो सही नहीं है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। पहला बोला गया है स्क्लेरा नेत्र के बाहर का आवरण है। बी बोला गया है स्क्लेरा नेत्र के पीछे के 5th 6th भाग को बनाते हैं। सी बोला गया है स्क्लेरा जंक्शन को लिम्बस भी कहा जाता है। और डी बोला गया है स्क्लेरा को वस्कुलर कोड भी कहते हैं। तो वही 4 ऑप्शन देख लो, 4 ऑप्शन आपके हैं। देखो स्क्लेरा नेत्र के सबसे बाहर का आवरण है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा स्क्लेरा नेत्र के पीछे का 5th 6th भाग को बनाता है, तो ये भी सही है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि स्क्लेरा जंक्शन को लिम्बस भी कहते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद में आपको बोला गया है स्क्लेरा को वस्कुलर कोड भी कहते हैं, तो ये गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सही में ABC। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑब्जर्वेशनल स्टडी में आता है? तो निम्न में से कौन सा ऑब्जर्वेशनल स्टडी में आता है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, क्रॉस ओवर डिज़ाइन स्टडी, बैक वॉक डिज़ाइन स्टडी। तो निम्न में से कौन सा ऑब्जर्वेशनल स्टडी में आते हैं? तो क्रॉस सेक्शनल जो स्टडी है वो आपका क्या है? ऑब्जर्वेशनल स्टडी में आता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, बेंगलोर, नई दिल्ली, चेन्नई। इजी है, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टांग हृदय अनुसार प्रतिमर्श नस्य किसके बाद में नहीं देना चाहिए? दीवा स्वप्न, मद्यपान, मैथुन, गंडूश। तो अष्टांग हृदय के अनुसार प्रतिमर्श नस्य किसके बाद नहीं देना चाहिए? तो अष्टांग हृदय के अनुसार मद्यपान के पश्चात जो है नस्य नहीं देना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य वांगभट्ट ने निम्न में से किस रोग में पुष्पकाशीस अंजन को विशेष रूप से बताया है? लगन, पक्षमसात, इसके अलावा सवर्ण शुक्ल, आज का जात। तो आचार्य वांगभट्ट ने निम्न में से किस रोग में पुष्पकाशीस अंजन को विशेष रूप से बताया है? तो आपका पक्षमसात में मेनली जो है वांगभट्ट ने
पुष्पकाशीस अंजन को विशेष रूप से बताया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैनकोमेस्टिया का कारण नहीं है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा गैनकोमेस्टिया का कारण नहीं है? वृषण का टेरोटोमा, इसके अलावा लेप्रोसी, यकृत का सिरोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो निम्न में से गैनकोमेस्टिया का कारण नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा आपका? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत के अनुसार शोणित वर्ण वेदना निम्न में से किसका लक्षण है? ऑप्शन ए है आर्तदोष, ऑप्शन बी है गर्भाशय दोष, ऑप्शन सी है अंतःपुष्प दोष और ऑप्शन डी है शुक्र दोष। तो सुश्रुत के अनुसार शोणित वर्ण वेदना निम्न में से किसका लक्षण है? किसका है? आर्तदोष का है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माधव निदान में शोध प्रकरण के अनुसार श्लोक को पूरा कीजिए। डैश स्वैथु समीरणम। तो डैश स्वैथु समीरणम, ऑप्शन ए है रात्रि बलि, ऑप्शन बी है सायं बलि, ऑप्शन सी है मध्याह्न बलि और ऑप्शन डी है दीवा बलि। तो डैश स्वैथु समीरणम, दीवा बलि, स्वैथु समीरणम। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, तो अस्मरी के प्रकार दिए गए हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, उसके लक्षणों से मिलाना है। तो देखो, तो वातज अस्मरी में क्या लक्षण देखने को मिलता है? तो वातज अस्मरी जो होता है वो कदम्ब पुष्पवत होते हैं। तो वातज अस्मरी कैसा होता है? कदम्ब पुष्पवत होते हैं। इसी प्रकार बात करें पित्तज अस्मरी कैसा होता है, तो पित्तज अस्मरी का जो लक्षण है वो क्या है? मधुवर्ण होते हैं। तो पित्तज अस्मरी कैसा होता है? मधुवर्ण का होता है। और आपका जो श्लेष्मज अस्मरी होता है तो वो क्या है आपका? मधु पुष्पवर्ण का होता है। तो श्लेष्मज अस्मरी मधु पुष्पवर्ण का होता है। शुक्रज जो अस्मरी होता है वो आपका वृषण शोधक होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? देख लो, ये ऑप्शन बी जाएगा यहाँ। नहीं, बी नहीं, मैंने क्या बोला पहला का। देखो, वातजस्मरी है कदम्ब पुष्प, ठीक। फिर पित्तजस्मरी है आपका मधुकवर्ण, ये भी सही। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वांगभट्ट अनुसार एक आयाम निम्न में से किसका समानार्थी है? अपतानक, अपतंत्रक, अर्दित, पक्षाघात। तो किसका समानार्थी है ये आपको बताना है। एक आयाम तो अर्दित का समानार्थी है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव फार्मर्स लंग्स की स्थिति के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? पहला है आपका माइक्रोपालिस्पोटा फेनी। ठीक है, तो माइक्रोपालिस्पोटा फेनी। फिर इसके बाद में क्रिप्टो स्पिरिडियम होमनिस, क्रेप्टोकोका गेटाई और आपका हेमिनोलेपिनॉन। तो कौन सा जो है आपका फार्मर्स लंग्स के लिए जिम्मेदार है? ये एक्चुअली में माइक्रोपालिस्पोरा है। ठीक है, तो माइक्रोपालिस्पोरा फेनी। ठीक है, तो माइक्रोपालिस्पोरा फेनी है, ये जो है आपका फार्मर्स लंग्स के लिए जिम्मेदार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है आचार्य चरक के अनुसार अम्ल रस में क्लेद, दीपन, छेदन, भेदन, तीक्ष्ण और विकासी गुण होता है। सेकंड आपका दिया गया है चरक के अनुसार तिक्त रस में दीपन, पाचन, ज्वरघ्न, लेखन व कृमिघ्न गुण होते हैं। तो आपको बताना है दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। पहला सही दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही।
तो चरक के अनुसार अम्ल रस में क्लेदन, दीपन, छेदन, भेदन, तीक्ष्ण तथा विकासी गुण होते हैं। तीक्ष्ण विकासी गुण, ये जो कथन है पहला वो गलत है। दूसरा बोला गया आचार्य चरक अनुसार तिक्त रस में दीपन, पाचन, ज्वरग्न, लेपन, कृमिघ्न गुण होते हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तिक्त रस में कृमिघ्न गुण होता है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। यहाँ पे मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुश्रुत के अनुसार बला तैल का प्रयोग निम्न में से किस रोग के लिए किया जाता है? नासानह, नासार्बुद, नासापाक, नासास्त्राव। तो बला तैल का जो प्रयोग है वो नासानह के लिए किया जाता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पेशी फाइब्रस सेप्टा स्तन का आधार है? ऑप्शन ए है कार्डिनल लिगामेंट, ऑप्शन बी है कुर्पस लिगामेंट, ऑप्शन सी है जो आपका मेटक्राइंट लिगामेंट, और ऑप्शन डी है ब्रॉड लिगामेंट। तो निम्न में से फाइब्रस निम्नलिखित में से कौन सी पेशी फाइब्रस सेप्टा स्तन का आधार है? तो आपका कुर्पस लिगामेंट। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा वरिष्ठ निर्माण में जब गुड़, मधु और प्रक्षेप की मात्रा निर्दिष्ट न हो तब एक द्रोण द्रव्य के लिए चूर्ण की अपेक्षा इनकी मात्रा कितनी होगी? चार ऑप्शन है आपके सामने। गुड़ कितना होगा, मधु कितना होगा, प्रक्षेप कितना होगा? तो देखो, गुड़ 1 तूला लेते हैं, मधु आधा तूला लेते हैं, और प्रक्षेप जो है 1/10 तूला अपन लेते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है माधव निदान के अनुसार कोटपिंडिका कंडुगण निम्न में से किस प्रकार के कृमि की शास्त्रीय अभिव्यक्ति हैं? ऑप्शन ए है बाह्य कृमि, ऑप्शन बी है श्लेष्म कृमि, ऑप्शन सी है रक्तज कृमि, और ऑप्शन डी है पुरीषज कृमि। तो माधव निदान के अनुसार कोटपिंडिका कंडुगंडन निम्न में से किस प्रकार के कृमि की शास्त्रीय अभिव्यक्ति है? तो बाह्य कृमि की शास्त्रीय अभिव्यक्ति। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य चरक द्वारा महागदम महावेगम अग्निशीघ्रकारिष्य यह कथन किस रोग के लिए कहा गया है? ऑप्शन ए गुल्म, ऑप्शन बी है विसर्प, ऑप्शन सी है रक्तपित्त, और ऑप्शन डी है अपस्मार। तो किसके लिए बोला गया? आपका रक्तपित्त के लिए बोला गया। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अजसन यहाँ पे आपका दिया गया है। सामान्यतः वर्षा ऋतु में खाद्य एवं पेय पदार्थ के साथ मधु मिलाकर सेवन का निर्देश दिया गया है। रीजन वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, बताइए। तो आंसर क्या आ जाएगा? अजसन और रीजन दोनों सही हैं, पर रीजन अजसन की सही व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रियाकल्पों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। पहला बोला गया है सुश्रुत ने 5 प्रकार के क्रियाकल्प बताए हैं। दूसरा बोले है सारंगधर ने 7 प्रकार के क्रियाकल्प बताए हैं। तीसरा आपका बोला गया है क्रियाकल्प को अकेले सुश्रुत ने वर्णन किया है। फिर बोला गया है क्रियाकल्प चिकित्सा कर्म है जिसका सुश्रुत और वांगभट्ट ने वर्णन किए हैं। क्रियाकल्प मुख्यतः पैरासर्जिकल कर्म है। तो कौन सा है सही आंसर? तो सुश्रुत ने 5 प्रकार के क्रियाकल्प बताए हैं, व सारंगधर ने 7 प्रकार के क्रियाकल्प बताए हैं। इसके अलावा चिकित्सकीय कर्म जो क्रियाकल्प का चिकित्सकीय कर्म जो है वो आपका सुश्रुत तथा वांगभट्ट ने वर्णन किए हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए, बी एंड डी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे स्नेह है और उसके कर्म को यहाँ पे मिलाना है। तो घृतम पित्तम नीलहरम रस शुक्रोजुषितम निर्वापणम मृदुकरम, पहला ठीक है सही है। फिर उसके अंदर तैल जो है स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो तैल जो है वो स्थिरीकरण का काम करते हैं। तो तैल क्या करता है? आपके स्थिरीकरण का काम करते हैं। इसके अलावा जो वसा है वो क्या काम करता है? तो वसा जो है
पौरुषोपचय का काम करता है, और मज्जा जो है वो आपका क्या है, श्लेष्म विवर्धन का काम करता है। तो देख लो आंसर क्या आ जाएगा आपका। घृत का, सेकंड मृदुकरम, तैल का, स्थिरकरम, वसा का, पौरुषपाच्य। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो सीक्वेंस में ना करके सीधा आंसर के साथ में मेल कर दिया गया है, तो इसी वजह से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सिंहनाद गुगुल के संदर्भ में आचार्य चक्रदत्त के अनुसार कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है गंधक एक घटक द्रव्य है, ऑप्शन बी है चित्रक तेल में पाक करने का विधान है, ऑप्शन सी है लौह पात्र में पाक का निर्देश, और ऑप्शन डी है इसे भृंगु रसायन भी कहते हैं। बताओ, सिंहनाद गुगुल के संदर्भ में आचार्य चक्रदत्त के अनुसार कौन सा कथन असत्य है। तो इसे भृगु रसायन भी कहते हैं, यह असत्य है। बाकी सब सत्य है कि यह जो है गंधक का एक घटक है, चित्र तेल में पाक करने का विधान है, लौह पात्र में पाक का निर्दिष्ट है, ठीक है, ये सब सही है। भृगु रसायन नहीं कहते इसको। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे बोला गया है यस्योच्चारम विना मूत्रम सम्यक वायुश्च गच्छति दीर्घने लघु कोष्ठस्य डैश। माधव निदान के अनुसार यह नैदानिक प्रस्तुति निम्न में से किस अवस्था के अतिसार में पाई जाती है। आमातिसार, पक्वातिसार, रक्तातिसार, गतातिसार। तो इसका आंसर आपको देना है। तो यस्योच्चारम विना मूत्रम सम्यक वायु गच्छति दीर्घो आग्नेय लघु कोष्ठस्य गततिसार, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत के अनुसार क्षेत्रज्ञ नाम अधिष्ठान है। ऑप्शन ए है मन, ऑप्शन बी है बुद्धि, ऑप्शन सी है अव्यक्त, और ऑप्शन डी है व्यक्त। तो सुश्रुत के अनुसार क्षेत्र ज्ञान नाम अधिष्ठान है, तो अव्यक्त। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे। तो क्या दिया गया है यहाँ पे, तो मैच द फॉलोइंग में अगेन जो है अष्टांग हृदय के अनुसार यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो एलादि गण का जो तैल है वो कहाँ पे अपन प्रयोग करते हैं। तो एलादि गण का जो तैल है वो कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आरगवदी कषाय हो गया, आसन आदि गण हो गया, इसके अलावा वत्सक आदि गण हो गया। तो इसका आपको सही मिलान करना है। तो एलादि गण का जो तैल है वो अपन कहाँ पे यूज़ करते हैं, व्रण लेपन हेतु यूज़ किया जाता है, ठीक है। व्रण रोपणार्थ प्रमेह में अपन प्रयोग करते हैं एलादि गण के जो तैल है उसका, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो जो आरगवद वर्ग कषाय है, तो आरगवद वर्ग कषाय जो होता है उसका अपन कहाँ पे करते हैं, तो उद्वर्धनाथ जो प्रमेय है उसमें अपन क्या है आरगवद वर्ग के कषाय का प्रयोग करते हैं। आसन आदि गण के कषाय का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो अपन व्रण ये बोल सकते हैं कि जो आसन आदि गण के जो कषाय है उसका प्रयोग परिषेकार्थ जो प्रमेय है उसमें करते हैं, और वत्सक आदि गण का जो प्रयोग है वो अपन क्या है पानार्थ प्रमेय में करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, डी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रस रत्न समुच्चय के अनुसार आरोग्यवर्धिनी वटी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। लोहा, अभ्रक व शूल भस्म घटक द्रव्य है। ऑप्शन बी है राजकोल के प्रमाण की वटी बनाने को कहा गया है। ऑप्शन सी है त्रिफला त्रिकटु समान मात्रा में लेने का विधान है, और ऑप्शन डी है नागार्जुन योगी ने इस वटी का आविष्कार किया है। तो रस रत्न समुच्चय के अनुसार आरोग्यवर्धिनी वटी के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है, तो त्रिफला त्रिकटु समान मात्रा में लेना का विधान है, ठीक है। यहाँ जो है असत्य कथन है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अर्जुन को आचार्य चरक ने किस महाकषाय में
रखा है। ऑप्शन ए है जीवनी, ऑप्शन बी है शोणित स्थापन, ऑप्शन सी है हृदय और ऑप्शन डी है उदर्द प्रश्मन। तो उदर्द प्रश्मन महाकषाय में रखा है, सबको पता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक संहिता के अनुसार निम्न पर विचार कीजिए। पहला आपका बोला गया है मंद विज्जल अच्छ द्रव्य गुण कब प्रकृति निर्माण में सहायक होते हैं। इसके अलावा सेकंड बोला गया है कि संलक्षण मृदु एवं तीक्ष्ण गुण पित्त प्रकृति निर्माण में सहायक होते हैं। थर्ड बोला गया है लघु बहु एवं विशद गुण वात प्रकृति के निर्माण में सहायक होते हैं। फिर फोर्थ बोला गया है कब प्रकृति पुरुष अति शीत को सहन नहीं कर सकता। फिर आपका फिफ्थ बोला गया है पित्त प्रकृति पुरुष स्वेद मूत्र और पुरुष का अधिक त्याग करते हैं। तो बताओ कौन सा कथन सही है। देखो, तो मंद विज्जल अच्छ द्रव्य गुण का प्रकृति निर्माण में सहायक है, तो ये बिल्कुल गलत कथन है। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका बोला गया है, क्या बोला गया है, संलक्षण मृदु तीक्ष्ण गुण पित्त प्रकृति में सहायक होते हैं, तो ये भी गलत कथन है। फिर आपका बोला गया है कि लघु बहु व विशद गुण वात प्रकृति के निर्माण में सहायक होते हैं, तो ये कथन सही है। तो लघु बहु व विशद गुण वात प्रकृति के निर्माण में सहायक होते हैं। फिर इसके बाद में आपका बोला गया है कि कब प्रकृति पुरुष अति शीत को सहन नहीं कर सकता, तो ये गलत कथन है। फिर लास्ट आपका बोला गया है पित्त प्रकृति पुरुष स्वेद मूत्र और पुरुष का अधिक त्याग करते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो सी एंड ई ये दोनों सही है। ठीक है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अजसन रीजन। अजसन दिया गया है चरक अनुसार ज्वर के रुग्ण को अजसन दिया गया है चरक अनुसार ज्वर के रुग्ण को पाचन और संशमन कषाय 6 दिन बाद देना चाहिए। रीजन यहाँ पे बताया गया है चरक अनुसार ज्वर के रुग्ण को पाचन कषाय साम दोष पाचनार्थ व संशमन कषाय पाचन के बाद में दोषों का समनार्थ देना चाहिए। तो बताया ना आपको, रीजन अजसन दोनों सही, रीजन अजसन की सही व्याख्या करते हैं, रीजन अजसन दोनों सही, पर रीजन अजसन की सही व्याख्या नहीं करता। अजसन सही, रीजन गलत, अजसन सही नहीं और रीजन सही। तो देखो, चरक अनुसार ज्वर के रुग्ण को पाचन और समन कषाय 6 दिन बाद देना चाहिए, तो बिल्कुल सही है अजसन। रीजन दिया गया है क्योंकि ज्वर के रुग्ण को पाचन कषाय साम दोष के पाचन के लिए दिए जाते हैं, वह समन कषाय दोषों के समनार्थ पाचन के बाद में समनार्थ दिया जाता है। तो रीजन अजसन दोनों सही, रीजन अजसन की सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुश्रुत अनुसार अल्सक रोग में कौन से दोष दूषित होते हैं। ऑप्शन ए है कफ एवं वात, ऑप्शन बी है कफ एवं रक्त, ऑप्शन सी है कफ एवं पित्त और ऑप्शन डी है वात एवं पित्त। तो सुश्रुत अनुसार अल्सक रोग में कौन से दोष दूषित होते हैं, तो कफ एवं रक्त। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूढ़ गर्भ का हेतु नहीं है। अभिघात, यान वाहन, मधुर रस का सेवन, क्षार का अधिक सेवन। तो सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा मूढ़ गर्भ का हेतु नहीं है, तो मधुर रस का सेवन। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य सारंगधर के अनुसार सूर्य निर्माण के ऊपर से नीचे देने वाले स्तरों का सही क्रम है। मेदक, प्रसन्ना, वक्कस, कदम्बरी, जगल। तो सबसे ऊपर में जो रहता है वो प्रसन्ना रहता है, उसके बाद में आपका क्या रहता है, कादम्बरी रहता है, फिर उसके बाद में आपका जगल रहता है, फिर मेदक रहते हैं और लास्ट में क्या रहता है आपका वक्कस रहता है। तो देख लो आंसर क्या जाएगा आपका, ए आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रस रत्न समुच्चय के अनुसार निम्नलिखित भेषजकीय औषधि निर्माण प्रक्रिया के क्रम में पारद का संस्कार का कौन सा उचित क्रम है। तो कौन सा है आपका उचित क्रम, जिनको श्लोक याद होगा वो तो पता ही है कि स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोदन, नियमन, दीपन, चारण, जारण, रंजन, सारण। ठीक है, ये श्लोक था। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, देख लो लास्ट में आपका क्या है, वेधन है। तो वेधन
स्वेदन मर्दन मूर्छन, उत्थापन पातन, रोधन, स्वेदन मर्दन मूर्छन, उत्थापन पातन, रोधन, नियमन, दीपन, चारण, जारण, रंजन, सारण और वेधन। तो कौन से आपका यहाँ पे उत्थापन के बाद में पातन आता है, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? स्वेदन मर्दन मूर्छन, उत्थापन पातन, रोधन, नियमन, दीपन, चारण, जारण, रंजन, सारण, वेधन। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ये आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे अगेन और आपका दिया गया है जो टेस्ट है, ठीक है, उसको अपने को मिलाना है किस किस के लिए होते हैं। तो आपका बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है, तो बेनेडिक्ट टेस्ट अपन किसके लिए करते हैं? तो ग्लूकोज के लिए किया जाता है बेनेडिक्ट टेस्ट। इसके अलावा आपका रोथरेट टेस्ट जो है, तो रोथरेट टेस्ट जो है वो आपका कीटोन के लिए किया जाते हैं। हैरिसन टेस्ट जो है, तो हैरिसन जो टेस्ट है वो आपका किसके लिए किया जाता है? तो बाइल पिगमेंट के लिए किया जाता है। इसके अलावा बात करें जो आपका स्लाइसिस टेस्ट है, ठीक है, तो स्लाइसिस टेस्ट जो है वो अपन किसके लिए करते हैं? तो यूरोबिलिन के लिए करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द टैबलेट पर रंग के असमान वितरण की व्याख्या करते हैं? लेमिनेशन, कपिंग, मोटलिंग, पिकिंग। तो निम्न में से कौन सा शब्द टैबलेट पर रंग के असमान वितरण की व्याख्या करते हैं? मोटलिंग के। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा कहाँ से मुद्रण होते हैं? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जामनगर गुजरात, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर राजस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो कहाँ से होता है आपका? राष्ट्रीय NIA से, NIA जयपुर से। ठीक है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विटामिन D3 इनसफिशियंसी में रक्त में इसकी मात्रा की सीमा क्या होगी? बताओ। तो 21 से 29। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अमाशय कैंसर का सबसे सामान्य कॉमनेस्ट स्थान कौन से है? बॉडी, पाइलोरस, अग्रभाग, एंट्रम। तो अमाशय कैंसर का सबसे कॉमनेस्ट स्थान कौन से हैं? अग्रभाग। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए गए दो कथन है। पहला आपका बोला गया है कि मृत शरीर में एडिपोसिस परिवर्तन सड़न का ही परिवर्तन रूप है। ठीक है, तो मृत शरीर में एडिपोसिस परिवर्तन सड़न का ही परिवर्तित रूप है। सेकंड कथन बोला गया है, एडिपोसिस परिवर्तन में जलीय अंश की उपस्थिति में वसा अम्ल का हाइड्रोलिपिसिस व हाइड्रोजनेशन होते हैं। तो दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके दो कॉलम दिए गए हैं, उसको आपको मैच करना है। ठीक है, राइटर्स एंड उनके नाम। तो जैसे कि मनोरमा खंड, तो मनोरमा खंड किन्होंने लिखे हैं? तो मनोरमा खंड जो है वो आपका चक्रपाणी ने लिखे हैं। ठीक है, तो मनोरमा खंड चक्रपाणी ने। शब्द कल्पद्रुम, तो शब्द कल्पद्रुम राधाकांत देव ने, तो शब्द कल्पद्रुम राधाकांत देव ने। इसी प्रकार चिकित्सा कलिका, तो चिकित्सा कलिका आपका तिष्टाचार्य ने लिखे हैं। तो चिकित्सा कलिका किसने लिखे हैं? तिष्टाचार्य हो गए। इसके अलावा वाचस्पत्यम, तो वाचस्पत्य ने क्या लिखा है? आपका वाचस्पत्यम तारानाथ ने। ठीक है, तो देख लो, तारानाथ ने वाचस्पत्यम लिखे हैं, चिकित्सा कलिका आपका तिष्टाचार्य ने लिखे हैं, शब्द कल्पद्रुम आपका राधाकांत ने लिखा और मनोरमा खंड जो है आपका चक्रपाणी ने लिखा है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? बी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र व्यक्त लिंग व्याधि यह निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अनुबंध, प्रकृति, अनुबंध, वैकृत। तो स्वतंत्र व्यक्त लिंग व्याधि अनुबंध के नाम से जाना जाता है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक अनुसार अनुक्रम्य निम्न में से कौन से योनि वापद के संदर्भ में कहा गया है? महायोनि, सड़ी, सन्निपातिक, वामनी। तो चरक अनुसार अनुक्रम्य निम्न में से कौन सी योनि वापद के संदर्भ में कहा गया है? तो सड़ी के विषय में कहा गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने फिर, चरक के अनुसार पंचकर्म आश्रय या वागु की संख्या है 24, 26, 28, 32। कितने हैं? 28 है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैच द फॉलोइंग है अगेन। तो यहाँ पे आपका जो एक्सरे जो सॉरी हाँ क्षीर किरणें निष्कर्षण, ठीक है, और व्याधि को यहाँ पे अपने को मैच करना है। जैसे कि तो थ्रोट स्टोमर अपेरियंस, ठीक है, एक्सरे को यहाँ पे दिया गया है। एक्सरे के आपकी इमेजिंग के आधार पे व्याधि कौन से हैं। तो आपके स्ट्रोट टॉमर अपेयरेंस किस में देखने को मिलते हैं? तो आपका मिलियरी जो ट्यूबरकुलोसिस है उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार श्रोम ऑन अपेयरेंस आर्टरीज, ठीक है, तो श्रोम ऑन अपेयरेंस आर्टरीज ये आपको कब देखने को मिलते हैं? तो आपका टोटल एनोमलस वेनस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टोटल एनोमिनल वेनस में आपको ये चीज़ देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद में वाटर बॉटल, तो वाटर बॉटल फनफिगेशन रिटर्न, तो वाटर बॉटल फनफिगेशन जो रिटर्न है वो आपको किस में देखने को मिलते हैं? तो आपका जो पेरिकार्डियल डिफ्यूज़न है उसमें आपको देखने को मिलेगा। पेरिकार्डियल डिफ्यूज़न में इस प्रकार के एक्सरे होते हैं। और एग ऑन साइड अपीयरेंस जो है, तो एग ऑन साइड अपीयरेंस जो है वो आपको ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर में देखने को मिलता है। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर में ये आपको देखने को मिलता है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा, ठीक है। एक्सरे है और उसके कौन से व्याधि वो आपको देखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टांग हृदय के अनुसार दिए गए श्लोका को पूर्ण करिए। तो आरोग्यता, दोष वैषम्य, दोष साम्य, दोष सातम्य, दोष वेग। तो आरोग्यता क्या है? दोष साम्य। आंसर क्या जाएगा? दोष साम्य। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत के अनुसार सीरा अभिनंदनम निम्न में से किस प्रकार के अभिषंद का लक्षण है? पित्तज, वातज, कफज, रक्तज। तो सुश्रुत के अनुसार सीरा अभिषंदनम किस प्रकार के अभिषंद का लक्षण है? तो सीरा अभिनंदनम पित्तज अभिषंद का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रमेय के जो बताए गए हैं सुश्रुत के अनुसार, तो यहाँ पे बोला गया सुश्रुत के अनुसार रोगों को उनमें निर्देशित औषधियों के कषाय से मिलाना है। जैसे कि सुरामेह, तो सुरामेह में अपन क्या प्रयोग करते हैं? निम्ब कषाय का प्रयोग करते हैं। तो सुरामेह में निम्ब कषाय हो गया। सिक्तामेह में क्या प्रयोग किया जाता है? तो चित्रक कषाय का प्रयोग किया जाता है। तो सिक्तामेह में चित्रक कषाय हो गया। उदक मेह में क्या करते हैं? तो उदक मेह में पारिजात कषाय का प्रयोग करते हैं। और इक्षु मेह में अपन वैजंती कषाय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मैच करो कहाँ पे आएगा आपका? थर्ड आंसर चला जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से वही है, चरक के अनुसार अपने को मैच द फॉलोइंग यहाँ पे बताया गया है व्याधि, ठीक है, और जो लक्षण है वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि पहला कोष्ठ वात, तो कोष्ठ वात में क्या होता है? पार्श्वशूल होते हैं। तो कोष्ठ वात में पार्श्वशूल। फिर अमाशयगत वात में क्या होता है? तो अमाशयगत वात में जो है ये बोल सकते हैं रियन अभिपन्न सॉरी क्या होता है? तो हन्न अभिपाशो उदर रुख, ठीक है। ये कब आपको अमाशयगत वात में देखने को मिलते हैं। फिर त्वकगत जो वात है, तो त्वकगत वात में पर्व रूप देखने को मिलेगा और पक्वाशयगत वात में त्रिक वेदना देखने को मिलता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दोषाणाम प्रश्मनम में कौन सा समास है?
पंचमी तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। तो दोषाणाम प्रश्मनम में कौन सा समास है? तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग NCISM ने निम्न में से किस संस्थान के साथ मिल करके स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो स्मार्ट यानी कि आपका स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, जिसका मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल के माध्यम से जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे आपका ऑप्शन है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। तो किसके साथ में? CCRS के साथ में। ठीक है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? तो C आंसर जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम हड़ताल निर्माण के संदर्भ में रस तरंगिणी के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? शंख विष व गंधक अनुपात 39:24 होते हैं। शंख विष व गंधक का अनुपात 50:25 होते हैं। इसके अलावा शंख विष व गंधक का अनुपात 54:48 होते हैं, 28 होते हैं। इसके अलावा शंख विष व गंधक का अनुपात 60:30 होते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो शंख विष का जो अनुपात होता है वो आपका 49 होता है और आपका गंधक का जो अनुपात होता है 24 होता है। ठीक है, कृत्रिम हड़ताल निर्माण में। तो मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से नीचे दिए गए दो कथन है। पहला आपका बोला गया जब क्लोरीन पानी में मिलते हैं तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइपोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करते हैं, तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्लोरीन का पानी में विसंक्रमण का कर्म मुख्यतः हाइपोक्लोरस अम्ल की वजह से होते हैं। ठीक है, तो हाइपोक्लोरस अम्ल के एसिड के कारण ही होते हैं। तो दोनों कथन क्या है? सत्य हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संहिता में कृमि आशय का वर्णन किया गया है? हरीश संहिता, कश्यप संहिता, अष्टांग हृदय, माधव निदान। कश्यप संहिता की विशेषता है कृमि आशय का वर्णन किया गया उसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार निम्न में से कौन सा योग सिद्धि में बाधक कारक है? धैर्य, तत्वज्ञान, साहस, जनसंग। तो हठ योग प्रदीपिका के अनुसार जनसंग जो है योग सिद्धि में बाधक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मतलब जो केमिकल्स हैं वो बताए गए हैं और आपके जो प्लांट है वो दिए गए हैं। जैसे कि वत्सनाभ, तो वत्सनाभ में क्या पाया जाता है? तो वत्सनाभ में आपका एकोनाइटिन है। ठीक है, फिर पित्त करवीर में क्या होता है? तो पित्त करवीर में आपका थेवेटिन होते हैं। गुंजा में आपका क्या होता है? तो गुंजा में आपका एब्रीन होते हैं। अईफेन में क्या होता है? तो मॉर्फिन होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? B आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिठरपाकवाद किस दार्शनिक ने स्वीकार किया है? तो ये आपको बताना है। तो न्यायिक दार्शनिक, वैशेषिक दार्शनिक, तार्किक या सांख्य। तो न्यायिक दार्शनिक ने क्या है? पिठरपाकवाद स्वीकार किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। स्तन कैंसर में रक्त प्रवाह के द्वारा ट्यूमर का फैलाव होता है। ए है आपका थोरेसिक वर्टिब्रा की ओर, बी है रिब्स को, फिर उसके बाद में सी में आपका बताया गया है लंबर वर्टिब्रा को, डी में फीमर को और ई में स्कल को। तो बताओ, स्तन कैंसर में रक्त प्रवाह के द्वारा ट्यूमर का फैलाव होता है। सबसे पहले जो आपके लंबर वर्टिब्रा हैं, ठीक है, उनको होते हैं। उसके बाद में आपका फीमर को होते हैं। फीमर के बाद में आपका जाता है थोरेसिक वर्टिब्रा को, फिर थोरेसिक वर्टिब्रा के बाद में आपका रिब्स को जाता है और रिब्स के बाद में स्कल को होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा स्नेह पाक कर्णपूरण
के लिए निर्देशित किया गया है? मृदु, मध्यम, खर व चिक्कण पाक, कौन सा पाक? तो सुश्रुत संहिता के अनुसार कर्ण पूरण के लिए आपका खर पाक जो है वो निर्देशित किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुष मिशन का सुप्रजा किसके लिए है? ऑप्शन ए है शालेय स्कूल गोइंग बच्चों में आयुष द्वारा स्वस्थ जीवन शैली के लिए। ऑप्शन बी है मातृ एवं नवजात इंटरवेंशन में आयुष द्वारा स्वस्थ जीवन शैली के लिए। वृद्धावस्था संबंधित समस्याओं में आयुष द्वारा स्वस्थ जीवन शैली के लिए। और सभी आयुर्वेद में आयुष द्वारा स्वस्थ जीवन शैली के लिए। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन का सुप्रजा किसके लिए है? तो मातृ एवं नवजात इंटरवेंशन में आयुष द्वारा स्वस्थ जीवन शैली के लिए। आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयुष स्वास्थ्य योजना आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ जिसमें निम्न में से कौन सा अवयव है? तो आयुष स्वास्थ्य योजना आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ जिसमें निम्न में से कौन सा अवयव है? ऑप्शन ए है आयुर्वेद आहार एवं स्वास्थ्य बीमा। ऑप्शन बी है आपका आयुष एवं पब्लिक हेल्थ एंड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। ऑप्शन सी है आयुर्वेदा वेलनेस एंड मेडिकल वैल्यू यात्रा। और ऑप्शन डी है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन इन आयुर्वेदा एंड आयुर्वेदा वेलनेस। तो आयुष स्वास्थ्य योजना आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ है जिसमें निम्न में से कौन सा अवयव है? आयुष और पब्लिक हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, मैच करते चलो ना। इस प्रकार से यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, थोड़ा सा कुछ में प्रिंटिंग मिस्टेक था स्टार्टिंग में, वो जहाँ पे निबंध करके गलती से मैंने पढ़ दिया वो निम्न है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो क्लास होगा इसमें आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।